Hello students, welcome back to my channel Book and Talks. I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आए. प्लीज़ यार जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया या फिर हमेशा आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें एंड शेयर कर दें एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. आज हम इस वीडियो के अंदर ह्यूमन राइट्स की पीएलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. प्लीज गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा एंड वीडियो के लास्ट में आप लोग को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है. आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट एंड यूनाइटेड नेशंस के बारे में. आज हम ह्यूमन राइट्स के चार्टर प्रोविजन इसके अंदर डिस्कस करेंगे. प्लस जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट्स को हम उसके बारे में आज इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है. प्लीज गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा. सो हम सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की. ह्यूमन राइट्स क्या होता है ये तो हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है कि ह्यूमन राइट्स हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो एक इंसान को बाय बर्थ मिलता है, हमारी बेसिक फ्रीडम्स होती हैं. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है. अगर आप में से किसी ने फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है प्लीज यार पहले फर्स्ट यूनिट देख लीजिए सो दैट आपका जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. और प्लस इसका जो फर्स्ट यूनिट का लिंक है वो इस वीडियो के लास्ट मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं एंड फ्रीडम होती है जो बिलोंग करती है एवरी पर्सन से जो कि वर्ल्ड में रहते हैं उन सबके लिए. ये हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं. ठीक है. बेसिकली ह्यूमन राइट्स हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो दुनिया में सब लोगों के लिए होते हैं जो उन्हें नेचुरल राइट्स होते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की. यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम होता है कि मेंटेन कर सके फ्रेंडली रिलेशन नेशंस के बीच में, प्लस अचीव कर सके इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को एंड एक सेंटर बन सके हार्मोनाइज करने के लिए जो नेशन नेशन के एक्शंस हैं उस चीज को. ठीक है. हमारा जो यूएन है उसके सिक्स मेन यूएन के हमारे सिक्स मेन ऑर्गन्स हैं. ठीक है. आपको समझ में आया यूएन है क्या. बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है या जिसका एम है और नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशन को बनाए रखना, प्लस जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है उसको अचीव करना. ठीक है ना. और इसके हमारे सिक्स मेन ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट है इसका द जनरल असेंबली. जो जनरल असेंबली है इसका काम होता है पॉलिसीज बनाना या फिर हर साल जनरल असेंबली बैठती है, इसके अंदर 193 मेंबर स्टेट जो हैं रिप्रेजेंटेड करते हैं. प्लस इसके अंदर कोई भी इशू हो या कोई इंटरनेशनल इशू चल रहा हो या कुछ भी कोई पैंडेमिक चल रहा हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन इसके अंदर होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रही होती है. ठीक है. जनरल असेंबली के अंदर सारे डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होती है जो इशू चल रहे होते हैं उन सब चीज़ों को लेके. और जो हमारे 193 मेंबर स्टेट है वो रिप्रेजेंट करते हैं जनरल असेंबली के अंदर. ठीक है. ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्गन. सेकेंड है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल. ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है अंडर यूएन चार्टर. इसका मेन काम होता है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को. इसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं. ठीक है. और जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास एक वीटो पावर होती है और वैसे हर मेंबर के पास 1 वोट की पावर होती है. ठीक है. अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं. ठीक है. और अगर नहीं बता पाओगे तो मैं कमेंट में ड्रॉप कर दूंगी, बट उससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं. ठीक है. सो फिर उसके बाद है द ट्रस्टीशिप काउंसिल. जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये भी हमारा एक मेन ऑर्गन है यूएन का. एक सेकेंड. जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये भी हमारा मेन ऑर्गन है यूएन का. ये कलर अच्छा नहीं लग रहा. हम्म. ये स्टैब्लिश इसलिए हुआ था सुपरवाइज करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए. जो ट्रस्ट टेरिटरीज होती है उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ये बनाया गया था. ठीक है. इसने क्या करा, जो कॉलोनीज थी जो एक नेशन किसी और कंट्री के अंडर में था उनको सॉवरेन नेशन बनाया. ठीक है.
तो इसका ट्रस्टीशिप काउंसिल का बेसिक काम यही था। इसने देखा कि अगर कोई नेशन है जो स्टिल इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है या अभी तक उसके अंदर सेल्फ गवर्नमेंट नहीं हुई है, तो इसने उन लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराई। ठीक है। द काउंसिल सस्पेंडेड इट्स एक्टिविटीज इन 1994 when Palau, the last of the original 11 trusted territories, gained its independence. सो जो द काउंसिल जो थी सस्पेंड करी गई थी 1994 में, जब जो प्लाउ था ये लास्ट हमारी 11 ट्रस्ट टेरिटरीज में से लास्ट बचा था जो इंडिपेंडेंट नहीं था। इसको इंडिपेंडेंस दिखाने के बाद ये सस्पेंड हो गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। सो ये एक प्रिंसिपल बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है पॉलिसी रिव्यू में एंड पॉलिसी डायलॉग्स को लेकर रिकमेंडेशन करती है इकोनॉमिक सोशल इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। ठीक है। एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं कि इंटरनेशनली जो गोल हैं वो पूरे हो सके। 54 member elected by the General Assembly for overlapping 3 years। तो 54 members इलेक्ट करे जाते हैं, जनरल असेंबली 54 members इलेक्ट करती है जो हर 3 year के टर्म में चेंज होते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम यही है कि वो क्या कहते हैं, वो रिकमेंडेशंस करते हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज हो जैसे कि इन्वायरमेंट इश्यूज हो तो उसके ऊपर भी रिकमेंडेशन करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर भी रिकमेंडेशन वो करते हैं। 54 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने जो देखा है वीडियो देखने काफी लोग आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार प्लीज वीडियो देखने आ दो तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। और हाँ, अगर किसी को नोट चाहिए हो तो प्लीज मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर देना। HR Education 01 के नाम से इंस्टाग्राम है, उस पर मैसेज कर देना। क्योंकि वैसे काफी लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। सो अगर किसी को नोट चाहिए हो इन PDF फॉर्म सो वो मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर देना। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की। और ये एक ऐसी ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क में नहीं है। ठीक है। मतलब अमेरिका में ये नहीं है। ये नीदरलैंड में है, हैग्यू नीदरलैंड के अंदर। हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां पर है, वरना सारे के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएंगे। बट यही है एक जो न्यूयॉर्क में नहीं है। ठीक है। द कोर्ट्स रोल इसका रोल क्या है कि सेटल करता है डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू जो इंटरनेशनल लॉ है, जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं जो स्टेट सबमिट करती है उन सब के ऊपर एडवाइजरी देता है। जो जो लीगल क्वेश्चंस होते हैं स्टेट्स के उन सब के ऊपर ये एडवाइजरी देता है, प्लस जो इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ये सेटल करता है। ठीक है। अब बात करते हैं सीक्रेट की। तो ये हमारा एक सेक्रेटरी जनरल होता है इनके अंदर, और 10,000 ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर होते हैं जो डे टू डे वर्क करते हैं यूएन के अंदर, जो यूएन जनरल असेंबली इनको देती है। एंड द ऑर्गेनाइजेशंस अदर प्रिंसिपल बॉडीज। तो इसके अंदर तो 10,000 मेंबर्स होते हैं, वो काम करते हैं जो इन्हें यूएन जनरल असेंबली देती है, प्लस जो अदर प्रिंसिपल बॉडीज है ऑर्गेनाइजेशन की वो लोग जो काम देती हैं ये लोग उस काम को कैरी करते हैं। द सेक्रेटरी जनरल इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। तो जो हमारा सेक्रेटरी जनरल होंगे वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे जो जनरल असेंबली अपॉइंट करेगी। ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ पसंद मतलब समझ आई हो, ये 6 ऑर्गन्स आपको समझ आई हो। अगर इनकेस नहीं समझ आई हो सो प्लीज़ अपना कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां पर आपको आपके डाउट का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रेम्बल क्या है हमारे चार्टर का। प्रियम्बल ऑफ द चार्टर इसके फर्स्ट सब्सटेंटिव पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन determined to reframe faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human persons, in the equal rights of men and women एंड ऑफ नेशन लार्ज एंड स्मॉल। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है यूनाइटेड नेशन का वो बात करता है कि सब लोग फेथ रखेंगे और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अंदर, डिग्निटी को बना के रखेंगे ह्यूमन पर्सन्स की, एंड इक्वल राइट्स देंगे मेन को वुमेन को और नेशन को, चाहे वो नेशन छोटा हो या बड़ा हो, हर नेशन को जो है इक्वल राइट्स देंगे। ठीक है। अब इसका आर्टिकल 1 किस बारे में बात करता है, आर्टिकल 1 बात करता है कि यूनाइटेड नेशन का पर्पस क्या होता है। ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन का पर्पस होता है कि मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को,
मेजर्स करना ताकि प्रिवेंशन और रिमूवल हो सके थ्रेट्स का। सेटलमेंट सेट करना हार्मनी को लेके, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उसमें एडजस्टमेंट करना, हार्मनी बना के रखना। डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस के बीच में, फ्रेंडली रिलेशन को डेवलप करना। ठीक है, स्ट्रेंथन करना वर्ल्ड पीस एंड अचीव करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ओके, और इनकरेज करना रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। सो बेसिकली आर्टिकल फर्स्ट यूएन के पर्पस के बारे में बात कर रहा है, जिसमें ये बात कर रहा है कि इनका जो फर्स्ट पर्पस है वो है कि मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस को, और रिमूवल ऑफ थ्रेट्स मतलब प्रिवेंट करना थ्रेट्स को, और हार्मनी बना के रखना इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के मैटर में, हार्मनी बना के रखना ताकि एडजस्टमेंट हो सके, और फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना नेशंस के बीच में। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ करना वर्ल्ड पीस को, और इसके साथ साथ इनकरेज करना ह्यूमन राइट्स को एंड फंडामेंटल फ्रीडम को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के किसी भी ग्राउंड पर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई। सो आर्टिकल फर्स्ट बेसिकली एम के बारे में बात कर रहा है, यूएन के एम के बारे में। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की। तो मैंने इसमें सारे आर्टिकल्स नहीं लिखे हैं, जो मुझे इम्पोर्टेंट या सही लगे, मतलब जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिए इसके अंदर। ओके, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 8, बात करता है यूनाइटेड नेशन शैल प्लेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन टू पार्टिसिपेट इन एनी कैपेसिटी अंडर कंडीशन ऑफ इक्वालिटी इन दिस प्रिंसिपल एंड सब्सिडी। सो बेसिकली आर्टिकल 8 यही बात करता है कि यूनाइटेड नेशन को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा मेन और वुमेन की एलिजिबिलिटी पर। ठीक है, किसी चीज में उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए अंडर एनी कंडीशन जो इक्वल है। ठीक है, जिसके प्रिंसिपल एंड सब्सिडी इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। The General Assembly shall initiate studies, make recommendation for purpose of promotion of international cooperation in critical field। मतलब कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो जनरल असेंबली है वो रिकमेंडेशंस करेगी। ठीक है, किन पर्पस के लिए? प्रमोशन करने के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन को क्रिटिकल फील्ड में, एंड प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन इन सोशल फील्ड। सो बेसिकली आर्टिकल 13 बात करता है कि जो जनरल असेंबली है उनको वो रिकमेंडेशंस करेंगे इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए क्रिटिकल फील्ड्स में, ताकि डेवलपमेंट हो सके इंटरनेशनली, और प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन इन सोशल फील्ड। ठीक है, तो ये बात करता है हमारा आर्टिकल 13। अब इसी के साथ हम बात करते हैं आर्टिकल 55 की। So आर्टिकल 55 ऑफ चैप्टर 9 ये कहता है दैट यूनाइटेड नेशन शेल, तो यूनाइटेड नेशन को क्या करना है? प्रमोट करना है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन को प्रमोट करना है एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, प्लस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस की कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, to give solution of international economic, social, health and related problems। और इंटरनेशनल लेवल पे मतलब इन्हें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो, सोशल में हो या हेल्थ में हो, या रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे इंटरनेशनल कल्चरल या फिर एजुकेशनल कोऑपरेशन की बात क्यों ना हो, वहाँ पे भी इन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। और यूनिवर्सल रिस्पेक्ट करनी है फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। और इन्हें यूनिवर्सली जो है प्रोग्रेस करनी है, मतलब यूनिवर्सली जो है ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट करनी है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, तो ये बात करता है हमारा आर्टिकल 55, कुछ चीज़ों की बात करता है जो यूनाइटेड नेशन को प्रोवाइड करना है। ठीक है, बेसिकली हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट के साथ मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, सॉल्यूशन देने हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कल्चरल हो या एजुकेशनल हो, हर चीज़ में इन्हें सॉल्यूशन देने हैं। प्लस रिस्पेक्ट करनी है ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये बात करता है हमारा आर्टिकल 55। इसी के ऊपर बात करता है आर्टिकल 56। ये कहता है जो मेंबर्स हैं यूएन के वो प्लेज लें कि वो या तो ज्वाइंट या फिर सेपरेट एक्शन करें,
और कॉपरेशन कर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि वो अचीव कर सके जो आर्टिकल 55 के अंदर जो पर्पस बोला गया है उसको अचीव कर सके। मतलब कि ये जो पर्पस हमने आर्टिकल 55 में डिस्कस करे हैं, इन्हीं पर्पस को कंप्लीट करने की बात करी जा रही है आर्टिकल 56 में, कि सारे जो नेशंस हैं वो ये प्लेज लें कि वो जो है साथ में या तो जॉइंट एक्शन ले लें या फिर सेपरेट एक्शन से कोऑपरेशन करें या तो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, और जो हमारे पर्पस हमने ऊपर बात करी आर्टिकल 55 में उन पर्पस को फुलफिल करें। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 62 की। सो आर्टिकल 62 का ये कहता है, चार्टर ऑथोराइज इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। The council make initiate studies, report and make recommendation in matters related to international economic, social, cultural, educational and health। मतलब कि इसमें क्या है, जो काउंसिल है वो स्टडी करेगी, ठीक है, और रिकमेंडेशन करेगी कि इन मैटर्स में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक मैटर हो, सोशल हो या कल्चरल हो या एजुकेशनल या फिर हेल्थ, कोई भी ऐसा मैटर हो तो उसके ऊपर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑथोराइज है कि वो रिकमेंडेशन करे और रिपोर्ट्स बनाए और रिपोर्ट्स को स्टडी करे। ठीक है। रिकमेंडेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल एंड टू होल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। और रिकमेंडेशन करे ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए एंड फंडामेंटल फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए, प्लस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स को होल्ड करे, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार कराएं जिसके अंदर फंडामेंटल फ्रीडम्स और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 68 की, जो प्रोसीजर की बात करता है। सो द काउंसिल शेल सेटअप कमीशन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड। काउंसिल जो है कमीशन बना सकती है इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। एंड अदर कमीशन भी बनाई जा सकती है अगर रिक्वायरमेंट है इसके फंक्शंस के लिए। मतलब कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो कमीशन बना सकती है, प्लस अदर भी कमीशन बना सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है उसकी, तो कमीशंस की। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 76 की। स्टिपुलेटेड दैट वन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्टीशिप सिस्टम। ये बात करता है ट्रस्टीशिप सिस्टम की, बात करता है उसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव की, इज टू इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम। ये बात करता है कि इनकरेज करने के लिए रिस्पेक्ट को ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और फंडामेंटल फ्रीडम्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के किसी भी ग्राउंड पे, जैसे कि रेस, सेक्स और रिलीजन, ठीक है, किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड टू इनकरेज रिकॉग्निशन ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये इनकरेज करना चाहता है रिकॉग्निशन ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली ट्रस्टीशिप के बेसिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट यही है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, उसके बारे में जो रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाया जाए बिना किसी डिस्क्रिप्शन के। ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। एंड इनकरेज करी जाए रिकॉग्निशन विद द इंटरडिपेंडेंस ऑफ पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, और रिकॉग्नाइज करा जाए है लोगों को। ठीक है, तो इस बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आखिरकार करना क्या चाहिए, क्या मेजर्स या स्टेप्स लिए गए हैं। द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, only the Security Council and International Court of Justice can engage in enforcement of action। यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं लाइक सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इंगेज हैं इनके एक्शंस को इन्फोर्स कराने के लिए। ओनली दे हैव अ कॉम्पिटेंस टू पास अ बाइंडिंग रेसोल्यूशन। इनके पास कॉम्पिटेंस है कि एक बाइंडिंग रेसोल्यूशन ये पास कर सकते हैं किसी भी बाइंडिंग जजमेंट या किसी भी बाइंडिंग इशू के ऊपर। The United Nations in the past has been able to promote and protect human rights by number of ways। पहले ये था कि यूनाइटेड नेशंस जो था नंबर ऑफ वेज में प्रोटेक्ट करता था ह्यूमन राइट्स को। ठीक है। एंड प्लस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका जो जजमेंट है वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास कर सकता है या फिर बाइंडिंग जजमेंट पास कर सकता है। ठीक है।
तो सबसे पहले बात करती है ह्यूमन राइट कॉन्शियसनेस की। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल which the United Nations has played is that it has made people and state conscious about human rights and fundamental freedom। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल यूनाइटेड नेशन ने प्ले करा है वो यही करा है कि उसने ना लोगों को और जो स्टेट है उनको कॉन्शियस कर दिया है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में। इट एस्टैब्लिश मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल establish minimum standard of acceptable behavior by states by proclamation of UDHR containing universal code of human rights regard as first set up to promote protect of human rights। बेसिकली ह्यूमन राइट कॉन्शियसनेस करे मतलब यूएन ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है स्टेट एंड प्लस लोगों के बीच में ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को कॉन्शियस करा। एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया गया बिहेवियर मतलब स्टेट्स के बिहेवियर का एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया गया। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर ने एक यूनिवर्सल कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स कंडक्ट करा। ठीक है, जिससे प्रमोट एंड प्रोटेक्ट किया जा सके ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, अब बात करते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ द लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स। द यूनाइटेड नेशन हैज कोडिफाइड द डिफरेंट राइट्स एंड फ्रीडम बाय मेकिंग लॉज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल। सो क्या करा, यूएन ने ना इसको कोडिफाइड कर दिया, मतलब कि कोडिफाइड लॉज बना दिए ताकि जितने भी सेक्शन हैं लोगों के उन सबको प्रोटेक्ट करा जा सके। Such as treaties for all section of people such as women, child, migrant workers, refugees and stateless person। इन्होंने treaties बनाई सारे sections के लिए, जैसे कि women, children, माइग्रेंट्स या वर्कर, मतलब कि बेसिकली कोडिफाइड कर दिया इन्होंने ना ह्यूमन राइट्स को कोडिफाइड कर दिया, मतलब कि लॉज बना दिए, ट्रीटीज बनाई ताकि जो हमारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, मतलब जो लोगों के सेक्शन है उन सबको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसे उन्होंने ट्रीटीज बनाई, लॉज बनाई। जो इनह्यूमन एक्टिविटीज है उनके खिलाफ उनको प्रोहिबिट करा गया, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, टॉर्चर हो गया, एप्रीहाइड हो गया, इन सारी चीज़ों को जो है प्रोहिबिट करा गया। ठीक है, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ बनाया गया। ठीक है, ताकि इन सारी चीज़ों जो लॉज हैं वो कोडिफाइड करे गए। ठीक है, तो पहले तो कॉन्शियसनेस बढ़ाई लोगों के दिमाग में, उसके बाद जो है कोडिफिकेशन कर दिया ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। यार अब देखो, राइट्स हैं जब वो मॉनिटर होंगे तभी तो वो राइट्स होंगे। अगर कोई राइट है जब उसकी रेमेडी होगी तभी तो उस राइट को होने का फायदा है, वरना उसका फायदा क्या है अगर रेमेडी नहीं है तो। सो बेसिकली वही बात करी गई, ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर करने के लिए सबसे पहले तो बॉडीज बनाई गई। ठीक है, स्पेशल रिपोर्टर्स रखे गए एंड वर्किंग ग्रुप बनाए गए, वर्किंग कमीशन बनाई गई ह्यूमन राइट्स की। और प्रोसीजर बनाया गया प्रॉपर मॉनिटर करने का, कंप्लेंट्स करने का, इन्वेस्टिगेट करने का ह्यूमन राइट्स के अब्यूज को अगर कहीं भी होती है तो। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। ठीक है, और पर्टिकुलर ट्रीटीज बनाई गई यूनाइटेड नेशन के अंदर ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन राइट को मॉनिटर करने के लिए कमीशंस हैं जो उन्हें मॉनिटर करती हैं, जो उनको देखती हैं, जो उन्हें इन्वेस्टिगेट करती हैं कि कहाँ अब्यूज हो रही है या कहाँ नहीं हो रही है। तो एक प्रॉपर सेटअप बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर इंडिविजुअल्स कंप्लेंट। ये फोर था। देयर इज अ लीगल प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय कमीशन, एक लीगल प्रोसीजर स्टैब्लिश करा गया था कमीशन के द्वारा ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इट्स सब कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स की जो सब कमीशन है उन्होंने एक प्रोसीजर स्टैब्लिश करा गया जिसको पहले कहा जाता था सब कमीशन प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड देयर वर्किंग ग्रुप सबमिट कंप्लीट। तो बेसिकली जो कमीशन बनाई गई थी एक लीगल प्रोसीजर जो स्टैब्लिश करा गया कमीशन का, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो वर्किंग ग्रुप होते थे वो सबमिट करते थे, कंप्लेंट्स को वो सबमिट करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्पेशल ग्रुप चेक एंड विजिट इन स्टेट। अगर किसी को पता चलता है कि इस स्टेट में वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हो रहा है, अब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो स्टेट का मतलब इंडिया के पर्टिकुलर स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में हम इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ते हैं। ठीक है ना। सो
वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और स्पेशल ग्रुप चेक एंड विजिट इन द स्टेट। अगर कहीं पे पता होता था कि वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, तो स्पेशल ग्रुप भेजा जाता था स्टेट के अंदर, जो वहाँ पर चेक करते थे ह्यूमन राइट्स के अब्यूज को लेके। और ये गवर्नमेंट की परमिट से ही चेक करते थे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। अगर ये फाउंड करते थे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये डायरेक्टली कंप्लेन कर देते थे रिपोर्टर्स को कि वो एग्जामिन करें सिचुएशन को। कंप्लेन, इसका एल चला गया यहाँ से। बाकी पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स आते हैं उसमें तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, वरना होती तो पता चल जाता, अभी तक व्हाट्सएप पे मुझे वापसी रिप्लाई आ जाता। सो तो एक आधा तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट जो पीडीएफ फॉर्म में आते हैं ना नोट्स जो मैं सेंड करती हूँ, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि मैं उसमें डायरेक्ट ठीक कर देती हूँ एंड टू एंड। सो उसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आपको ये सब समझ में आया? आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई हो। अब है बाय प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विस। द सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस टू गवर्नमेंट। मतलब कि जो यूएन है वो एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, ताकि वो इम्प्रूव कर सके उनके ह्यूमन राइट्स की परफॉर्मेंस में। ठीक है। असिस्टेंस में बी गाइड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्रूव इलेक्टोरल लॉज, स्टैब्लिश और अपग्रेड ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। असिस्टेंस दी जाती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा जाए जिसके अंदर अपग्रेड और स्टैब्लिश करा जाए ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, तो बेसिकली एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एडवाइजरी सर्विस दी जाती है गवर्नमेंट्स को। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। व्हेन वाज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कब अडॉप्ट हुआ था? ये यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। ठीक है। अब है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन? तो यूएन की क्या प्रिंसिपल ऑर्गन है वो? तो अभी तक ये अगर देखा जाए बेसिकली तो यही एक क्वेश्चन आया है इस यूनिट से, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन। चार्टर प्रोविजन को लेके अभी तक तो ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अब ऐसा होता है ना, जब हम एग्जाम देते हैं तो ऐसा ख्याल आता है ना जो किसी के भी नहीं आया वो हमारे में आएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमने वो कुछ प्रोविजंस पीछे डिस्कस करे। ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। स्टूडेंट्स यार, आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ यार मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।